ईरान ने पहली बार यह माना कि सीज फायर के प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि ईरान के एक बड़े अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी माना कि ईरान को युद्ध विराम के लिए जो प्रस्ताव मिला है उसकी समीक्षा की जा रही है। यह चेतावनी भी दी कि ईरान इस मुद्दे पर किसी भी अल्टीमेटम को नहीं मानेगा और न ही किसी के दबाव में ही आएगा। यह प्रस्ताव पाकिस्तान समेत कुछ और देशों के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया था। प्रस्ताव पर ईरान के बयान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार चढ़ गए। भारतीय शेयर बाजार में भी मजबूती देखी गई और यह तेजी ईरान के उस बयान के बाद दिखी जिसमें पहली बार ईरान ने माना कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया, पाकिस्तान समेत कुछ देशों की तरफ से जो प्रस्ताव मिला उस पर चर्चा जारी है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों के साथ ही इस पर कोई कदम उठाएगा। پاسخهامون رو تدوین کردیم هر زمان که لازم باشه در مورد اعلامش نحوه اعلامش صراحتاً तो ईरान की तरफ से आए इस बयान ने शेयर बाजारों में रौनक लौटा दी। हालांकि जब तक यह बयान नहीं आया था तब तक बाजार में कमजोरी बनी हुई थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स एक समय 600 अंकों तक लुढ़का हुआ था, लेकिन इस खबर से अचानक तेजी लौटी और सेंसेक्स निचले स्तर से करीब 1400 अंकों तक उछल गया। निवेशकों में उम्मीद जगी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। इससे तेल और गैस पर बना संकट भी दूर हो जाएगा। और इस खबर ने बाजार के सेंटिमेंट को इतना मजबूत कर दिया कि निवेशकों ने एक ही दिन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली। 787 अंक चढ़कर सेंसेक्स 74,106 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 255 अंकों की तेजी के साथ 22,968 पर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। उधर ट्रंप का 48 घंटे वाला जो अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही इजराइल ने ईरान में बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करने का दावा कर दिया और इस हमले की पुष्टि खुद ईरान के रक्षा मंत्री ने की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर इन 48 घंटों में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कुछ नहीं करता तो वो उसके गैस और तेल ठिकानों पर हमला कर देगा। लेकिन अल्टीमेटम के बीच में ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और ट्रंप की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया और इसीलिए माना जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को बिना बताए ये वाला हमला ईरान पर कर दिया। हालांकि ईरान की तरफ से भी इस हमले पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस प्लांट पर हुए हमले से ईरान को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का आधा पेट्रोकेमिकल उत्पादन यहीं होता है। दावा किया गया कि इस हमले के बाद वहां पेट्रोकेमिकल का उत्पादन बंद हो गया, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक हमले में उस पेट्रोकेमिकल प्लांट को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने इस हमले के बारे में कुछ नहीं बताया। हमले में कितना नुकसान हुआ, पेट्रोकेमिकल उत्पादन बंद हुआ या नहीं हुआ, कोई भी जानकारी ईरान की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस हमले से ईरान को गहरी चोट लगी है। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया था। वो प्लांट ईरान का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट था। वहां करीब 35% पेट्रोकेमिकल उत्पादन होता है ईरान का। उस हमले में ईरान को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भरोसा दिया था कि ईरान के किसी भी गैस या तेल ठिकाने को दोबारा निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ट्रंप के इस भरोसे के बाद भी इजराइल ने ईरान पर एक और बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। यानी इजराइल ने अमेरिका को बिना बताए, अमेरिका से बात किए बिना ही ईरान पर बड़ा हमला कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कट्ज के मुताबिक उन्होंने और नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि वो ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर बड़े हमले करना जारी रखें। इसी आदेश के तहत इजराइल की सेना ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला कर दिया। ईरान और कतर का यह साझा प्लांट है। दावा किया गया इस हमले से ईरान को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि इजराइल ईरान के दोनों सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अब हमला कर चुका है। दोनों प्लांट मिलाकर ईरान का करीब 85% पेट्रोकेमिकल उत्पादन करते हैं। दोनों पर हमला कर चुका है। इजराइल ने हमले के बाद यह उत्पादन ठप होने का दावा किया। इधर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने दुश्मनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी ना खोलने की धमकी दे दी। ईरान की IRGC सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। पोस्ट में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया और साफ लिखा
कि फारस की खाड़ी में एक नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है जिसके तहत अमेरिका और इजरायल के लिए हॉर्मुज गलियारा कभी नहीं खुलेगा। आईआरजीसी की यह पोस्ट ट्रंप के उस अल्टीमेटम के जवाब में आई जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी थी। हॉर्मुज गलियारे को लेकर कह दिया था कि अगर ईरान ने हॉर्मुज गलियारा नहीं खोला तो अमेरिकी फौज उसके ऊर्जा ठिकानों, उसके पुलों पर बहुत भयानक हमले करेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे लिखकर चेतावनी दी, लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को उन्हीं की तरह जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि ईरान झुकने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, किसी के दबाव में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि अमेरिका ने अगर उसके पुलों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया तो जवाब भी उसी तरह का मिलेगा। मतलब जैसा हमला होगा अमेरिका को जवाब भी वैसा ही मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर ईरान के पावर प्लांट या पुलों को खरोंच भी आई तो ईरान की सेना बिल्कुल उसी तरह पलटवार करेगी। In case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध बताया, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बेकसूर लोगों पर हमले किए। उन्होंने इस जंग को मानवता के खिलाफ किया गया अपराध बताया। इस्माइल बगई ने दावा किया कि जंग केवल ट्रंप और उनके कुछ अफसरों ने शुरू की, जबकि अमेरिका की जनता खुद इसके खिलाफ है। यानी उनके मुताबिक अमेरिका के ही ज्यादातर नागरिक इस जंग के खिलाफ थे। ईरान की आईआरजीसी सेना ने भी ट्रंप को जवाब दिया, बिल्कुल सीधा और साफ जवाब दिया। आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासतौर पर अमेरिका और इजरायल के लिए। आईआरजीसी ने अपनी पोस्ट में यह ऐलान भी कर दिया कि उसकी नौसेना फारस की खाड़ी में नई व्यवस्था लागू करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हॉर्मुज गलियारे को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय और आईआरजीसी सेना की तरफ से यह खुली धमकी ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बाद आई जिसमें उन्होंने ईरान को वहां से अपना कब्जा तुरंत हटा लेने का अल्टीमेटम दिया था और बड़े हमले के संकेत दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में सबसे ऊपर पहली लाइन में ही लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस, पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, दोनों एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसके बाद वाली लाइन में ट्रंप ने ईरान की गाली गलौज वाली भाषा में हॉर्मुज गलियारा खोलने की धमकी दी, ऐसी गालियां जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी के लिए नहीं की। पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद ट्रंप ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें उन्होंने कुछ और नहीं लिखा बल्कि बस मंगलवार रात 8 बजे लिखा, और इसी के बाद माना जाने लगा कि ट्रंप ने ईरान में पावर प्लांटों और पुलों पर हमले का सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि समय भी बता दिया। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद माहौल गर्मा गया। ईरान ने भी ट्रंप को पलटवार की चेतावनी दे दी। ईरान के जंग के दौरान ट्रंप अलग अलग मंचों से अलग अलग तरह की बातें करते थे। कभी समझौते की बात कही, कभी ईरान में भयानक हमले करने और जीत का दावा किया। 1 मार्च को दावा किया था कि 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका जंग जीत लेगा। युद्ध के शुरुआत के दिनों की बात है, क्योंकि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद 22 मार्च को ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत और समझौते की बात कही। दावा कर दिया कि ईरान के बड़े नेता से बात हो चुकी है, मामला ठीक है, समझौता हो जाएगा। इसी दावे के साथ उन्होंने 5 दिन तक उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करने का ऐलान भी किया था। लेकिन ईरान ने लगातार ट्रंप की बातों को झूठा और अफवाह बताया। उसने किसी भी तरह के समझौते और बातचीत से इनकार किया। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक समझौता कर लेने का समय दिया। धमकी दी गई अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना ईरान में तबाही ला देगी। इसी दौरान उन्होंने 1 अप्रैल को ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने की धमकी दे दी और जीत का दावा भी कर दिया। लेकिन ईरान ने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। ट्रंप बुरी तरह भड़क गए, उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने हॉर्मुज गलियारा खोलने के लिए इसके बाद तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर दी। लेकिन ईरान को इस तरह की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही घिर गए। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाया। विपक्षी दल के नेता एड मार्की ने ट्रंप को नसीहत दी, कह दिया कि ईरान की धमकी देने और डराने के बजाय ट्रंप बातचीत से मसला हल करने पर काम करे। उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि ट्रंप ने अमेरिका को बेवजह युद्ध की आग में झोंक दिया।
ट्रंप के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए एड मार्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी। उनके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग को पूरी तरह गैर कानूनी बताया। अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज ने जानकारी दी कि ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ नेताओं ने इस जंग को जल्दबाजी में लिया गया फैसला माना और जंग की रणनीति को कमजोर बताया। लेकिन ईरान में जंग के दौरान विरोध की सबसे बड़ी आवाज बने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एड मार्की। उन्होंने ट्रंप पर खुलकर नाराजगी दिखाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, साफ कहा कि धमकी और गाली गलौज करने से समस्या हल नहीं होगी, ईरान से बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उनकी ये पोस्ट ट्रंप की गाली गलौज वाली पोस्ट के थोड़ी ही देर बाद आई। एड मार्की जंग शुरू होने के बाद से इसका विरोध करते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने अमेरिका को गैर जरूरी जंग में धकेल दिया, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के। जंग से पहले अमेरिका की संसद को भरोसों में न लेने, नेटो जैसे सहयोगी संगठन को इसकी जानकारी न देने, खाड़ी के सहयोगी देशों को बेवजह जंग की आग में झोंक देने को लेकर ट्रंप अपने ही देश में घिरते दिखे। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में भी जंग से अमेरिका को हो रहे नुकसान का जिक्र किया गया। जंग की वजह से बढ़ती महंगाई, तेल और गैस की कीमतों में आए उछाल के लिए ट्रंप के युद्ध वाले फैसले को जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने माना कि ईरान से उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, इस जंग को टाला जा सकता था। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को हुए नुकसान का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया। F-15 जैसे लड़ाकू विमानों के गिरने को अमेरिकी वायुसेना को हुए बड़े नुकसान के तौर पर बताया गया। जंग के दौरान केवल विपक्षी दल के नेता ही नहीं, खबरें तो यह भी सामने आई कि अंदर ही अंदर ट्रंप की अपनी पार्टी के कुछ नेता भी इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला माना। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि ईरान में फंसे वायुसेना के एक अधिकारी को बचाने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसे युद्ध के इतिहास का सबसे मुश्किल ऑपरेशन माना गया। खुद ट्रंप ने कहा कि इससे पहला ऐसा ऑपरेशन अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुछ रोज पहले अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान ईरान में मार गिराया गया था। उसमें पायलट समेत 2 लोग थे। पायलट को अमेरिकी सेना ने कुछ ही घंटों में निकाल लिया था, लेकिन दूसरे अधिकारी तक अमेरिकी सेना नहीं पहुंच पाई थी। वो मध्य ईरान में फंसे हुए थे। जहां वो फंसे थे वो पहाड़ी इलाका था। दूसरी तरफ ईरान की IRGC सेना भी उन्हें ढूंढने में जुटी थी। उनके चारों तरफ घेरा डाल रही थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे अमेरिका की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। डर सता रहा था कि कहीं अमेरिका की वायुसेना के वो अधिकारी ईरान की IRGC सेना की पकड़ में ना आ जाए, ईरान के सैनिक उन तक पहुंच न जाए। अमेरिका के सामने उन्हें ईरान से सुरक्षित निकालने की चुनौती थी, इसीलिए उस मिशन को मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा था। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि उसने असंभव से दिखने वाले इस मिशन को पूरा कर दिखाया और अपने सैनिक को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन ईरान नहीं मान रहा। उसने दावा किया अमेरिका का बचाव अभियान पूरी तरह से फेल हो गया। उसके मुताबिक उसने अमेरिका के 2 विमानों को मार गिराया जो बचाव अभियान में जुटे थे। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि अमेरिका का जो सैनिक ईरान में फंसा था उसका क्या हुआ। क्या वो वहीं फंसा? क्या अमेरिका की सेना उसे निकाल ले गई या अमेरिकी सेना के पहुंचने से पहले ही ईरान ने उन्हें पकड़ लिया? इस पर वो कुछ नहीं कह रहा। ईरान ने सिर्फ इतना कह दिया कि अमेरिका नाकाम हो गया। यह कहानी 3 अप्रैल को शुरू हुई। उस दिन अमेरिका की सेना मध्य ईरान में आसमान से ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रही थी। मध्य ईरान में ही इस्फहान है, जहां ईरान का परमाणु ठिकाना है। उसके बड़े सैन्य अड्डे भी हैं और उसी इस्फहान में अमेरिका का लड़ाकू विमान F-15 ईरान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने में जुटा था। उस विमान में एक नहीं 2 लोग बैठते हैं। आमतौर पर लड़ाकू विमानों में सिर्फ एक पायलट होता है, लेकिन F-15 विमान में 2 लोग बैठते हैं। एक पायलट, दूसरा वायुसेना का एक अधिकारी होता है। वो अधिकारी पायलट के ठीक पीछे बैठा रहता। उन्हें वेपन सिस्टम ऑफिसर कहते हैं। कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। उनका काम दुश्मन के ठिकानों पर बम और मिसाइलें गिराना होता है। 3 अप्रैल को भी अमेरिका का वो लड़ाकू विमान चुन चुनकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी करने में जुटा था। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसी दौरान उस विमान को निशाना बनाया गया और उसे मार गिराया गया था। यह पहली बार था जब इस जंग में अमेरिका के विमान को मार गिराया गया था। लेकिन विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही उसमें बैठे पायलट और उनके साथी पैराशूट से बाहर निकल गए थे। लेकिन परेशानी यह थी कि वो दोनों ईरान की जमीन पर थे, दुश्मन की धरती पर। मुसीबत तब और बढ़ गई जब यह पता चला कि दोनों पायलट ईरान के अलग अलग इलाकों में पैराशूट में उतरे थे। लेकिन जैसे ही ईरान में लड़ाकू विमान के गिरने की खबर आई, अमेरिका की सेना में खलबली मच गई। अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए अमेरिका ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन ईरान में घुसकर वहां से अपने सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था।
एक तरह से अमेरिका के सामने असंभव जैसी दिखने वाली चुनौती थी। इसीलिए अमेरिका ने इस बचाव अभियान में पूरी जान लगा दी। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि लड़ाकू विमान के पायलट को कुछ घंटों के अंदर बचा लिया गया था, जबकि विमान में बैठे दूसरे अधिकारी का कुछ भी पता नहीं चल सका था। सिर्फ यह जानकारी थी कि वो मध्य ईरान में पैराशूट से उतरे, लेकिन वो मध्य ईरान के किस इलाके में है इसके बारे में कुछ नहीं पता। उनकी हालत कैसी है, उन्हें कितनी चोट लगी है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। बस इतना पता था कि वो जिंदा हैं और दुश्मन से बचने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे ताकि किसी भी तरह वो ईरान की आईआरजीसी सेना की पकड़ में ना आ सके। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अमेरिका की वायुसेना के वो अधिकारी पैराशूट से उतरने के बाद घायल हो गए थे। हालांकि घायल होने के बाद भी वो चलने की हालत में थे। इसके बाद वो किसी तरह ईरान के कोगलिये और बोयर अहमद प्रांत के पहाड़ी इलाके में छिप गए। ये प्रांत ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। इसकी राजधानी यासूज है। यहां से इस्फहान की दूरी करीब 250 किलोमीटर है, जबकि तेहरान करीब 700 किलोमीटर दक्षिण में। जिस जगह अमेरिकी अधिकारी छिपे थे वो इलाका दुर्गम है, पूरा इलाका पहाड़ी है। उसी इलाके में अमेरिका का वो अधिकारी छुपे हुए थे, 2 पहाड़ों के बीच की दरार में। वो भी 1 या 2 घंटे नहीं, बल्कि 36 घंटों तक, मतलब 1.5 दिन तक वो वहां छिपे रहे थे। पहाड़ी इलाके में छिपे होने की वजह से उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। न तो अमेरिका को कुछ पता था, न ही ईरान को। इसलिए अमेरिका उनके बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में लगा था। उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। अमेरिका का मकसद किसी तरह अपने घायल सैनिक तक पहुंचना था। अमेरिका यह पता लगाने में जुटा था कि वायुसेना के वो अधिकारी मध्य ईरान में कहां छिपे। इसके लिए अमेरिका ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ 2 C-130 हर्क्यूलिस विमानों को उतार दिया था। C-130 हर्क्यूलिस विमान बहुत बड़ा विमान होता है, उसके इस्तेमाल सेना के लिए सामान ले जाने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेशन में C-130 हर्क्यूलिस विमान का इस्तेमाल ईरान की धरती पर कमांडो उतारने के लिए किया गया। विमान में करीब 90 कमांडो थे। उनका मिशन ईरान में फंसे अपने साथी को ढूंढना था और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालना था। दूसरी तरफ ईरान की आईआरजीसी सेना भी अमेरिका के सैनिक को ढूंढने में जुटी थी। ईरान की तरफ से उस पर इनाम का ऐलान भी किया गया, वो भी $60,000 का। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 55 लाख रुपए होती है। इनाम का ऐलान होने के बाद पूरे मध्य ईरान में जोर शोर से अमेरिका के उस घायल सैनिक की तलाश शुरू कर दी गई। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान की आईआरजीसी सेना उस इलाके में पहुंच गई थी जहां वो छिपे हुए थे। धीरे धीरे दुश्मन की सेना आगे बढ़ रही थी। इससे अमेरिका की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसी दौरान पहाड़ों में छुपे उस सैनिक ने किसी तरह अपनी लोकेशन अमेरिका की सेना तक पहुंचाई। इसके लिए उसने इमरजेंसी बीकन सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये बैटरी से चलने वाला एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है। इससे किसी गंभीर खतरे या आपात स्थिति में बचाव दल को सटीक लोकेशन की जानकारी भेजी जाती है। वायुसेना के अधिकारी ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपनी लोकेशन अमेरिका की सेना तक पहुंचाई। दूसरी तरफ ईरान की आईआरजीसी सेना धीरे धीरे उनके पास पहुंचने की कोशिश में थी, चारों तरफ घेरा डाल रही थी। डर यह था कि कहीं ईरान की आईआरजीसी सेना उन तक अमेरिका की सेना से पहले ना पहुंच जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक चाल चली और CIA की उस चाल ने पूरी कहानी ही बदल दी। CIA ने ईरान में गलत जानकारी फैलाई। एक तरह से उसने अफवाह फैलाई कि अमेरिका की सेना पहले ही अपने सैनिक तक पहुंच चुकी है, उसे निकालने की तैयारी कर रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया इससे ईरान की आईआरजीसी सेना गुमराह हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत C-130 हर्क्यूलिस विमान को उतारा गया। उससे बड़ी संख्या में अमेरिका के कमांडो उतरे। वो तुरंत उस घायल अधिकारी तक पहुंच गए। खबर है उस दौरान अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान के सैनिकों पर फायरिंग करते रहे थे ताकि वो आगे न बढ़ सके। बाद में उस घायल अधिकारी को वहां से निकाला गया और तुरंत उन्हें खाड़ी देश कुवैत ले जाया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया जिस इलाके में अमेरिका की वायुसेना के अधिकारी छिपे हुए थे उस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग जंग में अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से जमीन पर उतरे अमेरिका के कमांडो को ज्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ा था। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना की पीठ थपथपाई। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिका अपने किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ता। ट्रंप ने अभियान की कामयाबी पर खुशी जताई और इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक अभियानों में एक बताया। लेकिन ईरान ने ट्रंप और अमेरिका के इस दावे को ही झूठा बता दिया। अमेरिका ने कहा उसकी सेना ने ईरान में घुसकर अपने कर्नल रैंक के अधिकारी की जान बचाई, वो भी युद्ध के खतरनाक हालात के बीच। लेकिन ईरान का कहना है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ। अमेरिका का ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम रहा, वो फेल हो गया। उसके कई विमान और हेलीकॉप्टर भी ईरान की धरती पर मारे गए। हालांकि ईरान की तरफ से अमेरिका के उस अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया जो ईरान में फंसे थे।
उन्हें ईरान में पकड़ लिया गया, उन्हें मार दिया गया, या वो अब भी ईरान की सेना की पकड़ से बाहर हैं, कहीं छिपे हुए हैं, या अमेरिकी सेना उन्हें निकाल ले गई? इन सब सवालों पर ईरान की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई। उसने बस इतना कहा कि ईरान में अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया, जबकि अमेरिका ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशनों में एक बताया और दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान में फंसे अधिकारी को सही सलामत निकाल दिया, वो भी तब जब ईरान की सेना चारों तरफ से हमले करने में जुटी हुई थी। यानी अमेरिका का कहना है कि अपने अधिकारी को बचाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उन्हें मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल लिया। इस सैन्य ऑपरेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की और ऑपरेशन को सफल बताया, लेकिन ईरान की IRGC सेना ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया और झूठ बता दिया। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने इस बात की पुष्टि अमेरिका ने ईरान में फंसे अपने अधिकारी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनका दावा है अमेरिका का यह ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। इब्राहिम जुल्फाकारी का कहना है ईरान के सैनिकों की मुस्तैदी की वजह से अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और उसकी वायुसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। IRGC के प्रवक्ता ने का दावा है कि ईरान की धरती पर उतरे अमेरिकी सेना के 2 विमानों को, 2 हेलीकॉप्टरों को और 2 ड्रोनों को बर्बाद कर दिया गया। हालांकि अमेरिका की वायुसेना का कहना है कि यह काम उसने खुद किया, यानी अमेरिका ने ही अपने विमान और हेलीकॉप्टर जला दिए, उन्हें राख कर दिया। ईरान की IRGC सेना ने कुछ तस्वीरें भी जारी की। उन तस्वीरों में विमानों और हेलीकॉप्टरों का मलबा दिखाई दिया। हालांकि उस मलबे को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि वो किस विमान में है या कौन से हेलीकॉप्टर का है, क्योंकि तस्वीरों में दिखा कि वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था। एक एक पुर्जा आग की लपटों में झुलसकर काला पड़ चुका था। IRGC का दावा है यह अमेरिकी वायुसेना के C-130 विमानों का मलबा है, उसके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के टुकड़े हैं। C-130 बहुत ही भारी भरकम विमान होता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हथियारों और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें एक साथ करीब 90 पैराट्रूपर बैठ सकते हैं, वो भी अपनी बंदूकों और राइफलों के साथ। और C-130 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उतरने के लिए या उड़ान भरने के लिए पक्के और लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम चलाओ हवाई पट्टियों पर भी उतर सकता है। माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने ईरान में बचाव अभियान चलाने के लिए अपने इस विमान पर भरोसा किया, उसमें सैनिक भरकर भेजे। लेकिन IRGC का दावा है उसने अमेरिका के 2 C-130 विमान मार गिराए, 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी ढेर करने का दावा किया गया, जबकि अमेरिका का कहना है कि इन हेलीकॉप्टरों को और विमानों को ईरान ने बर्बाद नहीं किया, अमेरिका के सैनिकों ने किया। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक ईरान में फंसे अधिकारी की तलाश के बाद जब बचाव टीम रवाना हुई तो दोनों C-130 उड़ नहीं पाए थे, वो रेतीली जमीन में धंसे हुए थे। ऐसे में बचाव टीम उन्हें वहीं छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। अमेरिकी वायुसेना का कहना है दुश्मन की धरती पर उन विमानों को सुरक्षित छोड़ दिया जाता तो वहां की सेना उनकी तकनीक चुरा सकती थी और फिर उसका इस्तेमाल युद्ध में अमेरिका के खिलाफ किया जा सकता था। अमेरिकी एयरफोर्स ने दावा किया इसीलिए बचाव अभियान पूरा होने के बाद उन विमानों और हेलीकॉप्टरों को बर्बाद कर दिया गया। ईरान की सेना के पहुंचने से पहले ही उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। इस बचाव अभियान पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावों के बीच एक और थ्योरी भी सामने आई, यूरेनियम चोरी की थ्योरी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आशंका जताई कि बचाव अभियान की आड़ में अमेरिका ईरान से यूरेनियम की खेप चुराना चाहता था, वही यूरेनियम जिसे परमाणु बम बनाने के लिए सबसे अहम माना जाता है। और ईरान को शक है कि अमेरिका की नजर उसके यूरेनियम पर थी। ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका ने ईरान में फंसे अधिकारी को निकालने के लिए जो बचाव अभियान चलाया वो सिर्फ एक नाटक था। उस नाटक के पीछे का मकसद बेहद ही खतरनाक था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की आंखों में धूल झोंकने के लिए बचाव अभियान की कहानी गढ़ी, क्योंकि अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान के जिस जगह पर क्रैश होने का दावा किया गया था, अमेरिका ने वहां से कोसों दूर रेस्क्यू टीम उतारी थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका का F-15 ईरान के कोगिल्ये और बोयर अहमद प्रांत में गिरा था। उससे उतरने वाले अधिकारी के भी वहीं छिपे होने के दावे किए गए थे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा है कि अमेरिका ने बचाव अभियान के लिए अपने विमान इस्फहान में उतारे थे। इस्फहान में ही ईरान का एक परमाणु ठिकाना है और माना जाता है कि वहां सैकड़ों किलो यूरेनियम मौजूद है। हालांकि यह जगह कोलगुलिये और बोयर अहमद प्रांत से करीब 250 किलोमीटर दूर है।
यानी जहां अमेरिकी अधिकारी के होने की बात कही गई थी वहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को साजिश की नजर से देखा। उनका मानना है कि अमेरिका अपने अधिकारी को बचाने की बात कहकर ईरान का ध्यान दूसरी तरफ खींचना चाहता था और चुपके से परमाणु ठिकाने तक पहुंचना चाहता था। हालांकि ईरान ने अमेरिका की इस साजिश को वक्त रहते नाकाम करने का दावा किया। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले जारी रखे। इजरायल की सेना के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह के अड्डों और उसके हथियारों पर किया गया था। इन हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का दावा किया गया। हवाई हमलों की वजह से बेरूत के उस इलाके पर हर तरफ तबाही मच गई। लेबनान ने इजरायल पर रिहायशी इलाकों पर हमला करने का आरोप लगा दिया, लेकिन इजरायल ने लेबनान के आरोपों को गलत बताते हुए हिजबुल्लाह के अड्डों को ध्वस्त करने का दावा किया और अपने दावों की पुष्टि के लिए इजरायल की सेना ने हवाई हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इजरायल की वायुसेना ने वहां एक नहीं कई हमले किए। उन हमलों से वहां तबाही मच गई। इजरायल की सेना ने जिस इमारत को निशाना बनाकर हमला किया वो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वो इलाका पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वहां मौजूद हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लेबनान ने इजरायल पर रिहायशी इलाकों में हमला करने का आरोप लगाया, आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल ने लेबनान के इन आरोपों को गलत बताया। इजरायल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके रिहायशी इलाकों में आम लोगों के बीच छिपे हुए हैं। वो आम लोगों के बीच छिपकर इजरायल के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और रिहायशी इलाकों में आम लोगों के बीच ही अपने हथियारों के गोदाम बनाए हुए हैं। और हिजबुल्लाह के लड़ाके उन्हीं लोगों के बीच छिपकर इजरायल के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। इजरायल ने लेबनान के कई इलाकों में आम लोगों के बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका जताई और आने वाले दिनों में वहां भी हमला करने की चेतावनी दी। इजरायल ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके के खात्मे तक पूरे लेबनान में यह कार्रवाई जारी रहेगी। उसकी सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही रुकेगी। और लेबनान के मीडिया के मुताबिक इजरायल के हवाई हमलों में वहां 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजरायल के हमलों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाके में भारी तबाही देखने को मिली। वहां कई इमारतें पूरी तरह तहस नहस हो गई। उन इमारतों का मलबा वहां हर तरफ बिखरा हुआ नजर आया। वहां मौजूद एक गैस स्टेशन पर भी, वहां मौजूद एक पेट्रोल पंप को भी भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद उसका फर्श पूरी तरह से उखड़ गया। वहां लगे पंप भी पूरी तरह से तहस नहस हो गए। हमले के बाद वहां राहत और बचाव की टीमें भेजी गईं। राहत और बचाव की टीम के लोगों ने वहां इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हमले के वक्त वहां फंसे कर्मचारियों और दूसरे लोगों को भी वहां से बाहर निकाला गया। इजरायल की सेना ने उन इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का दावा किया था और उसी जानकारी के आधार पर वहां मौजूद इमारतों पर हवाई हमले भी किए गए। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिया में एक जंगल पर भी हवाई हमला किया। वहां धमाका होने के बाद उस पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। और इजरायल से जारी जंग के बीच हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में किया गया यह हमला। इस इलाके में इजरायल की सेना लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर रही है। उसके जवाब में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायल के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वहां एक मकान में इजरायल के सैनिकों का ठिकाना होने की जानकारी मिली थी। फिर उन्होंने उस मकान पर ड्रोन से हमला कर दिया और इस हमले में इजरायल के सैनिकों को बड़ा नुकसान होने का दावा किया। और हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैनिकों के उस ठिकाने पर ड्रोन से किए गए हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायल के सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के वादी नबातिया इलाके में अपना ठिकाना बनाया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पहले उस इलाके में एक ड्रोन भेजा गया। उस ड्रोन में लगे हुए कैमरे से पूरे इलाके और उस मकान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। फिर पूरी पड़ताल और उस मकान की पहचान होने के बाद ही वहां ड्रोन से हमला किया गया। धमाका होते ही इजरायल के सैनिकों का वो ठिकाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। हमले में वहां मौजूद कई सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया। दक्षिण लेबनान का ये वो इलाका है जहां पहले भी कई बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायल की सेना का आमना सामना हो चुका है। और इस सब के बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया कि वो लेबनान में हमलों से बचने के लिए स्कूलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने लेबनान के एक स्कूल से हथियारों का जखीरा बरामद किया। आरोप लगा कि यह हथियार हिजबुल्लाह ने वहां छिपाए थे ताकि इजरायल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सके। इजरायल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में एक कमरे में भारी मात्रा में हथियार रखे नजर आए।
वहां जमीन पर हथियारों का ढेर लगा दिखा। चारों तरफ बंदूकें और खतरनाक हथियार बिखरे दिखाई दिए। गोला बारूद और कई रॉकेट भी बरामद किए गए। कमरे के एक कोने में भारी मात्रा में यूनिफॉर्म रखी गई थी। इजराइल की सेना ने दावा किया ये सारे हथियार एक स्कूल में रखे गए थे। स्कूल के आसपास से भी कई हथियार मिलने का दावा किया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने खतरनाक सैन्य उपकरण के साथ एंटी टैंक मिसाइलें भी बरामद की। उसने आरोप लगाया हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के स्कूलों को अपनी ढाल बना रहे हैं ताकि वो हमलों से बच सकें। इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बना रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इन सबके बीच इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगा दिया कि वो हमलों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है, वहां अपने हथियार छिपा रहा है। उसने आरोप लगाया कि रिहायशी इलाकों में रहने वालों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह, यानी हमलों से बचने के लिए आम लोगों को अपना कवच बना रहा है। इधर ट्रंप के दिए अल्टीमेटम का वक्त पूरा होने से पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान पर भयंकर हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल की सेना ने तेहरान में कई इलाकों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धमकी दी। उन्होंने ईरान के पावर प्लांटों और पुलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने हमले से पहले 48 घंटे का समय भी दिया था। यह समय सीमा पूरी होने से पहले ही ईरान की राजधानी को निशाना बनाया। खबर आई उन हमलों में ईरान की IRGC सेना के अधिकारी समेत 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, यानी वहां कई बड़े इलाकों को टारगेट कर खौफनाक हमले किए गए। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने तेहरान में बमबारी की और IRGC सेना के उस अधिकारी को मार गिराया। सैयद माजिद खादिमी नाम के वो अधिकारी IRGC सेना के खुफिया विभाग के प्रमुख थे। ईरान की IRGC सेना ने भी खुफिया विभाग के प्रमुख के मारे जाने की बात कही। अमेरिका और इजराइल की सेना ने तेहरान के उन इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जिनसे ईरान को एक झटके में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा सके। तेहरान में मौजूद मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिसाइलें दागी गईं। वहां मिसाइलें गिरीं और जोरदार धमाका हो गया। ईरान की यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी टारगेट किया गया। हमले में यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां नागरिकों के इस्तेमाल करने वाली जगहों पर भी एयर स्ट्राइक की गई। रिपोर्ट में बताया गया तेहरान से 125 से 130 किलोमीटर दूर कोम शहर पर भी मिसाइलें दागी गईं। वो मिसाइलें वहां एक रिहायशी इमारत के ऊपर गिरीं और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। वहां भी कुछ लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में बच्चे भी बताए गए। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले के बाद ईरान ने उन्हें धमकी दे दी। ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि नागरिकों के इस्तेमाल होने वाली जगहों पर हुए हमलों को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने कहा कि वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा और उसकी IRGC सेना इन हमलों का खतरनाक तरीके से जवाब देगी, क्योंकि तेहरान अमेरिका और इजराइल के भीषण हवाई हमलों से दहल उठा। तेहरान में मौजूद मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका और इजराइल की फौज ने यह एयर स्ट्राइक मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक की। वहां एयर स्ट्राइक होते ही धमाके शुरू हो गए। रुक रुक कर कई धमाके होते रहे। उन धमाकों की तेज आवाज और आग की भयंकर लपटों ने दहशत पैदा कर दी। रात के वक्त पीले रंग की रोशनी कई किलोमीटर दूर से ही चमकती हुई नजर आई। पीली रोशनी के साथ काला धुआं भी ऊपर की तरफ उठता दिखाई दिया। इस बीच मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर एक इलाके में हवाई हमला हो गया। तेहरान का यह इलाका आजादी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अमेरिका और इजराइल की सेना ने मिसाइल दागी। वहां पर मिसाइल गिरते ही धमाका हुआ। काले धुएं ने कब्जा कर लिया। आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया, यानी एक के बाद एक भयंकर हमलों से तेहरान थर्रा उठा। कुछ ही घंटों के अंदर वहां पर कई बड़े हमले किए गए। तेहरान के आजादी स्क्वायर इलाके के ठीक नजदीक भी एयर स्ट्राइक कर दी गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया। यह यूनिवर्सिटी तेहरान के आजादी स्क्वायर इलाके से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं पर मिसाइलें गिरा दी गईं। वहां हवाई हमले के बाद कंक्रीट के मलबे का ढेर नजर आया। पहले खबर आई थी कि हमले में यूनिवर्सिटी की एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। बाद में पता चला कि यूनिवर्सिटी की कुछ दूसरी इमारतों को भी नुकसान हुआ। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक उस हमले से पहले वहां पढ़ाने वाले कई प्रोफेसरों को निशाना बनाया गया था, यानी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोफेसरों को जंग में टारगेट किए जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका और इजराइल को शक था कि वो प्रोफेसर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जून में शरीफ यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक की जान चली गई थी। वो परमाणु वैज्ञानिक थे। तेहरान में हुए उस हमले में उनकी और उनके पत्नी की मौत हो गई थी।
आशंका जताई जाने लगी कि इस हमले का मकसद भी वहां के प्रोफेसरों को नुकसान पहुंचाना हो सकता है, यानी अमेरिका और इजरायल अब ईरान में उन खास जगहों पर हमले कर रहे हैं जिससे उस आर्थिक और सैन्य रूप से उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। ईरान के मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के बाद कुछ रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो गए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कोम इलाके को निशाने पर ले लिया, वहां मिसाइलें बरसा दी गईं। ईरान के बंदर लंगे इलाके पर भी मिसाइलें बरसा दी गईं। हमलों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इजरायल ने दावा किया कि तेहरान पर किए गए हमलों में ईरान की IRGC सेना के इंटेलिजेंस चीफ को भी ढेर कर दिया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार हमले किए, मिसाइलें दागी और हवाई हमलों में IRGC सेना के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादिमी को निशाना बनाया और ईरान की तरफ से भी उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। ईरान की IRGC सेना ने बयान जारी कर उसके खुफिया प्रमुख के मारे जाने की जानकारी दी। सैयद माजिद खादिमी IRGC सेना का एक अहम हिस्सा थे। IRGC सेना के सबसे प्रमुख कमांडरों में एक थे। उनके पास सालों का सैन्य और सुरक्षा अनुभव था। माना जाता है उन्होंने अपनी खुफिया जानकारियों से ईरान के कई सैन्य ऑपरेशनों में मदद की थी, हमलों को अंजाम दिया था, लेकिन इजरायल की सेना ने हमला कर उन्हें मार गिराया। सैयद माजिद खादिमी को पिछले साल जून में IRGC सेना का इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया था। उन पर खुफिया विभाग की जिम्मेदारी थी। ये पद उन्हें आयतुल्लाह अली खामनेई ने सौंपा था क्योंकि इजरायल की सेना ने पूर्व इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी को ढेर कर दिया था। 2025 में IRGC सेना के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद सैयद माजिद खादमी को नया इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया था ताकि वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद कर सके। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रहे युद्ध में भी सैयद माजिद खादमी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने में भी उनका रोल रहा, लेकिन इंटेलिजेंस चीफ बनने के 1 साल के अंदर इजरायल की सेना ने उन्हें भी ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से अब तक इजरायल की सेना ईरान के कई बड़े चेहरों को रास्ते से हटा चुकी है। हमले में IRGC सेना के भी कई बड़े अधिकारियों को मार गिराया गया और अब IRGC सेना के खुफिया प्रमुख को भी ढेर कर दिया गया। इसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने उनकी मौत की जानकारी दी, साथ ही चेतावनी दी कि इजरायल ईरान के सभी नेताओं को एक एक करके ढूंढ निकालेगा और उनका खात्मा कर देगा। इधर इजरायल की सेना ने दक्षिणी इजरायल में किए गए ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया। इजरायल की फौज ने दावा किया कि दक्षिणी इजरायल में ड्रोन हमले की एक कोशिश नाकाम कर दी गई। इजरायल की सेना ने बताया कि यमन के हूथी लड़ाकों की तरफ से ड्रोन छोड़े गए थे, लेकिन उन्हें इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया गया। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिका के युद्धपोत LHA-7 को निशाना बनाकर हमले किए। IRGC के मुताबिक इस हमले के बाद युद्धपोत को हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में पीछे की ओर हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर इजरायल में भी ईरान के हमले जारी रहे। खबर है कि ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइलें दागी। इसे देखते हुए इजरायल की तरफ से भी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं और ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया गया। खबर है उन मिसाइलों के टुकड़े गिरने से वहां भारी नुकसान हुआ, कई जगहों पर आग लग गई। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, उन्हें हवा में ही मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया कि उसकी कुछ मिसाइलों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। वो मिसाइलें इजरायल में घुस गई और जानकारी मिली कि उसकी वजह से वहां के कई इलाकों में हवाई हमले हुए। वहां एक जगह पर आग की लपटें उठती दिखी। उस इलाके में मौजूद कुछ मकान हमले की चपेट में आ गए, कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई। खबर है इस हमले में वहां रहने वाले 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। तेल अवीव के कई दूसरे इलाकों में भी हमले होने की खबरें सामने आई। वहां हमलों से पहले तेज आवाज में सायरन बजे और फिर आसमान में मिसाइल दिखाई दी। तो अब मैं देखूंगा आसमान में कि कहां की ओर ये अटैक होगा। ये आप देख सकते हैं ईरान की तरफ से एक और मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। बार बार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और मिसाइल अटैक्स में तेजी आ गई है। दावा किया गया उस इलाके में महज 7 मिनट के अंदर 3 बार मिसाइलें दागी गई। हालांकि वो मिसाइलें अपने निशाने पर जाकर लगी या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिली। वहां आसमान में एक साथ कई मिसाइलें दिखी। वो मिसाइलें तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने हवा में ही उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ईरान ने कुछ और ही दावा किया। ईरान ने कहा इजरायल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसकी कुछ मिसाइलों ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया और ईरान ने दावा किया उसकी मिसाइलों की वजह से ही वहां नुकसान हुआ। जबकि खबरें आई कि तेल अवीव में कई जगहों पर मिसाइल के टुकड़े गिर गए थे, उसकी वजह से वहां आग लग गई थी। और तेल अवीव के पास मौजूद इजरायल के
बेने ब्राक शहर में भी मिसाइल हमला हुआ। वहां एक इमारत पर मिसाइल गिरने की जानकारी मिली। इसकी वजह से पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। इमारत की छत और दीवारें टूट गईं, खिड़कियां और दरवाजे बाहर लटक गए। उस इमारत में रखा लोगों का सारा सामान बर्बाद हो गया। ये स्पॉट में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये जो मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब्स आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक बॉम्ब जो है वो इस घर की छत पे गिरा है। इस हमले के बाद बंकरों से बाहर निकले लोगों की वहां भीड़ लग गई। उस इमारत का हाल देखकर वो दंग रह गए। वो अपना बचा कुचा सामान इकट्ठा करने में लग गए, क्योंकि कुछ घंटों पहले तक जिस जगह पर उन लोगों के मकान थे वहां सिर्फ मलबे का ही ढेर दिखाई दिया। और बेने ब्राक से करीब 100 किलोमीटर दूर हाइफा शहर में भी भारी नुकसान हुआ। वहां ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी हमले जारी रखे और दावा किया गया कि उसकी वजह से वहां मौजूद एक 6 मंजिला इमारत ढह गई। उस इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद राहत और बचाव टीम वहां पहुंच गई। वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बचाव टीम मलबे के ढेर में लोगों को ढूंढती नजर आई। जानकारी मिली कि कई घंटों की मेहनत के बाद वहां से 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। 2 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 2 बॉडीज जो हैं रिकवर की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पे बड़ा ऑपरेशन, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस 6 मंजिला इमारत को देर रात निशाना बनाया गया था। हालांकि हमला ईरान ने किया या हिजबुल्लाह ने, यह जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमले की वजह से वो पूरी इमारत जमींदोज हो गई। उसके आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। देर रात शुरू हुआ बचाव अभियान अगले दिन तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस भी खड़ी नजर आई। खबर है इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें वहां से सीधा अस्पताल ले जाया गया। और इजराइल के हाइफा शहर में रात भर मिसाइल हमले जारी रहे। वहां हर थोड़ी देर बाद आसमान में मिसाइलें दिखाई दी। वहां एक साथ कई मिसाइलें दिखाई दी। उन्हें रोकने के लिए इजराइल ने भी कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी। इसकी वजह से वहां रात भर धमाकों की आवाज सुनाई दी। वहां के एक इलाके में अचानक आग लग गई। तुरंत पुलिस और दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। वो आग बुझाने में जुट गई। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां सड़क पर कई गड्ढे नजर आए। बड़े बड़े पत्थर और मलबा भी गिरा हुआ था। जानकारी मिली कि मिसाइल या फिर मिसाइल का टुकड़ा गिरने से वो सड़क जगह जगह से उखड़ गई। इसकी वजह से वहां कई बड़े गड्ढे हो गए। इसके अलावा सड़क किनारे मौजूद कई मकानों की दीवारें भी टूट गईं। उन मकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। एक गाड़ी तो बीच सड़क पर पलटी नजर आई। उस गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी। खबर है जिस वक्त हमला हुआ वो गाड़ी उस सड़क पर चल रही थी, तभी वो हमले की चपेट में आ गई। हालांकि उस गाड़ी में सवार लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इधर ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका की सेना के एक अड्डे पर हमला किया। हमला मिसाइल और ड्रोन से किया गया। IRGC सेना ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के अल उदैरी बेस को निशाना बनाया और हमले के बाद अमेरिका की सेना के ठिकानों पर भी हमले किए। उसके हेलीकॉप्टरों को भी तबाह किया। कई जरूरी उपकरण नष्ट कर दिए। ईरान की IRGC सेना ने अल उदैरी बेस को ईरान के लिए खतरा बताया और उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा कर दिया। ईरान की IRGC सेना ने इससे पहले भी कुवैत पर हमला का दावा किया था, लेकिन जंग के बीच उसने अमेरिका के एयरबेस को भी अपना निशाना बनाने का दावा कर दिया। IRGC सेना ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी तब दी गई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले जारी रखे। हालांकि ईरान की IRGC सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई करने में जुटी है। जंग के शुरुआती दिनों में भी ईरान की IRGC सेना ने दावा किया था कि उसने अल उदैरी बेस को निशाना बनाया और एक बार फिर उसने उसी एयरबेस पर हमले का दावा कर दिया। ड्रोन और मिसाइलें दागने का दावा किया। इस IRGC सेना ने धमकी दी कि वो अब सख्त रुख अपनाएगी। उसने दावा किया कि इराक की राजधानी बगदाद पर भी हमले किए गए। IRGC सेना ने दावा किया कि ईरान के समर्थन वाले समूहों ने अमेरिका के एक बेस को निशाना बनाया और वहां मौजूद कंट्रोल सेंटर पर हमले किए। उधर जंग के बीच ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिका के समर्थक माने जाने वाले और ईरान समर्थित संगठन आपस में भिड़ गए। इराक के उत्तरी हिस्से में अमेरिका का समर्थन करने वाले कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला हो गया। कतर के न्यूज़ चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि उसके जवाब में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर इराक में मौजूद ईरान का समर्थन करने वाले संगठन PMF के 2 ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों तरफ से हुए इन हमलों के बाद पूरे इराक में तनाव बढ़ गया। इसकी शुरुआत कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हुए ड्रोन अटैक से हुई। उसके निशाने पर रहा इराक का सुलेमानिया इलाका। इसे कुर्द लड़ाकों का बड़ा गढ़ माना जाता है। ये इराक के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। वहां ड्रोन से हुए हमले में कुछ इमारतें ढह गईं। उसके आसपास की दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा।
अल जजीरा ने हमले के बाद रिपोर्ट दी कि इसके पीछे ईरान के समर्थन वाले एक संगठन का हाथ हो सकता है। उसका नाम नहीं बताया गया। कहा गया कि उस संगठन के निशाने पर वो कुर्द लड़ाके और उसके अड्डे थे, उनके अड्डे थे जो ईरान की सीमा में घुसने वाले थे। उस पर हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी प्लानिंग फेल कर दी गई। बाद में इराक में मौजूद कतायब हिजबुल्लाह नाम के संगठन ने भी बहुत बड़ी धमकी दे दी। इसे भी ईरान का समर्थक माना जाता है। उसने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने जबरदस्ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश की तो खाड़ी क्षेत्र में जितने भी तेल और गैस के प्लांट हैं उन पर हमले तेज कर दिए जाएंगे। और इस धमकी से पहले इराक के सुलेमानिया इलाके में ड्रोन बरस गया। ड्रोन सीधा जाकर कुछ इमारतों से टकरा गया, जिससे वहां भयंकर धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि वहां की कई इमारतों में आग लग गई। उसके आसपास की भी कई दूसरी इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। उनकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। इसके बाद वहां रहने वाले लोग दौड़ते हुए वहां से भागे। कई गाड़ियां भी इस हमले की चपेट में आ गई। अल जजीरा के मुताबिक जहां हमला हुआ वहां बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाके रहते हैं। वहां उनके कई ठिकाने, वही ठिकाने और कुर्द लड़ाके ड्रोन के निशाने पर थे। हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन खबर मिली कि इसी तरह के कुछ और हमले भी हुए। सभी जगहों पर कुर्द लड़ाके ही टारगेट पर थे। हमले इराक के उत्तरी हिस्से में किए गए। वहां कुर्द लड़ाकों की संख्या अच्छी खासी है। वो सुलेमानिया में है, इरबिल में भी है। इन जगहों पर उन्होंने कई अड्डे बना रखे हैं। माना जाता है उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है। अमेरिका की सेना उन्हें हथियार ही नहीं देती बल्कि लड़ने की ट्रेनिंग तक देती है। कुर्द लड़ाके कुर्द समुदाय से आते हैं। उनकी आबादी ईरान में है, इराक में है, सीरिया में है, तुर्की और अर्मेनिया में भी है। वो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। इस देश को बनाने के लिए ईरान के पश्चिमी, तुर्की के दक्षिणी और सीरिया और इराक के उत्तरी इलाकों को एक साथ जोड़ने की मांग है। इसके कारण ही ईरान की सरकार के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि ईरान की सरकार उनकी मांग के खिलाफ है। उसे डर है कि अगर कुर्द लड़ाकों को नहीं रोका गया तो ईरान में रहने वाले कुर्द भी उनके साथ हो सकते हैं। उसकी ज़मीन पर खतरा हो सकता है। और कहा जाता है कि कुर्द लड़ाकों की इसी दुश्मनी का फ़ायदा अमेरिका उठाता है। वो उन्हें ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाता रहता है। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों को ईरान भेजने में मदद कर सकता है ताकि वो जाकर ईरान में ज़मीनी जंग शुरू कर सके। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हवाई हमले तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो ईरान की धरती पर भी सीधी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ रोज़ पहले ईरान की IRGC सेना ने कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर हमला कर दिया था। उसका हमला जारी ही था कि ईरान का समर्थन करने वाला संगठन कतायब हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका को खुली धमकी दे दी। उसने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ताकत के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश की तो खाड़ी देशों में कोई भी तेल और गैस प्लांट सुरक्षित नहीं रह पाएगा। उसने तो अमेरिका के पावर प्लांटों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाने पर लेने की धमकी दी। चेतावनी दी कि अब कोई रेड लाइन नहीं है, कोई भी कहीं भी हमला कर सकता है। उसकी धमकी के बाद इराक में मौजूद PMF ने बड़ा आरोप लगाया। इसे भी ईरान का समर्थन करने वाला संगठन माना जाता है। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर उसके 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले हुए। पहला हमला इराक के उत्तर में मौजूद मोसुल में किया गया। दक्षिणी हिस्से में तिक्रित को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों को कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हुए अटैक का जवाब माना गया। अनुमान लगाया गया कि इराक में आने वाले दिनों में लड़ाई और तेज हो सकती है। ईरान का समर्थन करने वाले और अमेरिका का साथ देने वाले संगठनों के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कबूलनामे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने माना कि ईरान में कुछ महीने पहले जब सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे तब अमेरिका ने वहां के प्रदर्शनकारियों के लिए कई हथियार भेजे थे। कुर्द लड़ाकों के जरिए हथियारों को भेजा गया था, लेकिन ट्रंप ने अंदेशा जताया कि वो प्रदर्शनकारियों तक पहुंचे ही नहीं। उन्हें लगता है कि कुर्द लड़ाकों ने उन्हें अपने पास ही रख लिया था। और ट्रंप ने अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात मानी। उनके मुताबिक कुर्द लड़ाकों ने उन हथियारों को प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया, जबकि अमेरिका ने उन पर भरोसा करके ही उन्हें हथियार सौंपे थे। अमेरिका ने बहुत सारी बंदूकें भेजी थीं, लेकिन वो हथियार उन तक नहीं पहुंचे। जंग शुरू होने से पहले तक ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। ईरान की सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था। वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का विरोध कर रहे थे। सरकार बदले जाने की मांग की जा रही थी। 100 से ज्यादा शहरों में यह प्रदर्शन फैल गया था। उस वक्त ऐसी भी खबरें आई थी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA
कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना बना रही है ताकि ईरान में सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह खड़ा किया जा सके। हालांकि उस वक्त अमेरिका ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया था, लेकिन उसने ईरान के हालात पर चिंता जताई थी। खुद ट्रंप ने दावा किया था ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को जबरदस्ती कुचला गया, इसमें हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। उधर जंग के बीच ईरान ने एक एआई वीडियो जारी कर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। वो वीडियो ताजिकिस्तान में मौजूद ईरान के दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उस वीडियो को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाकर तंज कसा गया। 29 सेकंड के उस वीडियो में ट्रंप को एक कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया। उनके सामने एक टेबल रखी हुई नजर आई जिस पर एक नक्शा रखा हुआ था। उस नक्शे पर बड़े अक्षरों में ईरान लिखा दिखाई दिया। उसी टेबल पर ट्रंप मुस्कुराते हुए नोटों की कई गड्डियां रखते नजर आए। वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया कि ईरान लिखे हुए नक्शे पर नोटों की एक गड्डी रखी गई जिस पर $1 बिलियन लिखा हुआ था। $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 9,500 करोड़ रुपए। उस नक्शे पर पहली गड्डी के रखते ही उसमें आग लग गई। धीरे धीरे वो जलती चली गई, गड्डी से लपटें उठती दिखाई दी। इसी बीच वहां पर दूसरी गड्डी रखी गई, तीसरी रखी गई, चौथी रखी गई। एक एक करके वो गड्डियां आग में जलती चली गई। मतलब एआई वीडियो में दिखाया गया कि कैसे हजारों करोड़ डॉलर जलकर राख हो गए। कुछ देर में तो एक साथ कई गड्डियों को आग में झोंकते हुए दिखाया गया। ट्रंप ने अपने पास रखे एक डिब्बे को उठा लिया। डिब्बा नोटों की गड्डियों से भरा नजर आया। उन्होंने उस डिब्बे को उठाया और फिर उसमें भरी नोटों की गड्डियों को आग में पलट दिया। वीडियो के आखिर में ट्रंप को अपने हाथों से राख झाड़ते हुए दिखाया गया। हंसते हुए टोपी उठाकर पहनते भी नजर आए। उस टोपी पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा नजर आया। ईरान की तरफ से बताया गया कि ताजिकिस्तान में मौजूद ईरान के दूतावास ने इस वीडियो को बनाया और उसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया।